हेलो बच्चों। तो अपन इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ रहे थे बच्चों। फिजिक्स में मैंने वो सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है ना। 2 चैप्टर बाकी है आपके इंजीनियरिंग फिजिक्स के। 2 चैप्टर है, इसमें से एक आपका इंजीनियरिंग मटेरियल है या मटेरियल साइंस बोल सकते हो, और एक चैप्टर आपका है क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो बच्चों आज अपन कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? क्वांटम मैकेनिक्स। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ये बताया आपको। मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर है क्वांटम मैकेनिक्स, है ना। फिजिक्स को जैसे ही मैंने वीडियो में अपलोड किया था, फिजिक्स को क्लासिफाई किया था, तो क्लासिकल फिजिक्स थी, एक मॉडर्न फिजिक्स थी। तो मॉडर्न फिजिक्स का एक टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स, एक चैप्टर है ना। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो क्वांटम मैकेनिक्स से पहले अपन मैकेनिक्स के बारे में थोड़ा पढ़े, है। मैकेनिक्स आप 11th क्लास में पढ़ के आए हो। उसमें मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी बॉडी हो मोशन कर रही है तो उसकी कितनी वेलोसिटी रहेगी, क्या डिस्प्लेसमेंट रहेगा। आपने काफी सारी चीजें मैकेनिक्स में पढ़ी है ना। तो अगर मैकेनिक्स में आप देखा जाए मैकेनिक्स को, मैकेनिक्स भी आपकी दो पार्ट में डिवाइड है। एक आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स, और एक आपकी क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स। तो बच्चों इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्लासिकल में और क्वांटम में? देखो बच्चों, क्लासिकल में क्या था, क्लासिकल मैकेनिक्स में आपने क्या पढ़ा था, जो बॉडी थी वो बॉडी स्मॉल नहीं थी, है ना। मतलब आपने बड़ी, जैसे आपने ऐसे थोड़ी पढ़ा था कभी मैकेनिक्स में, जो आपने 11th क्लास में पढ़ के कि इलेक्ट्रॉन इतनी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा, तो बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। लेकिन आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि आपके पास एक कार है ना, और ये कार देखते कैसी बनती है, बहुत ज्यादा खराब है। टायर है, ये टायर बना नहीं है इसका। तो ये कार है, आपसे बोला गया होगा कि ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो इतने टाइम बाद इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ये आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, है ना। लेकिन आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, एक प्रोटॉन की वेलोसिटी क्या होगी, एक स्मॉल पार्टिकल उसकी वेलोसिटी क्या होगी, या फोटोन के बारे में आपने नहीं पढ़ा होगा, है ना। तो क्लासिकल मैकेनिक्स अपने को जो बड़ी बॉडी होती है उसके बारे में बताती है ना। उसके ऊपर अपन स्टडी करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। और अपन किसकी करते हैं? स्टडी मोशन की करते हैं, है ना। मैकेनिक्स का मतलब अपन मोशन के इधर उधर क्या चल रहा होता है, मोशन में जो भी इफेक्टर वर्क करते हैं, जो भी फैक्टर काम में आते हैं, उन सब की स्टडी अपन क्लासिकल मैकेनिक्स में करते हैं। लेकिन अब क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा अपन क्या पढ़ेंगे बच्चों? क्वांटम मैकेनिक्स में अपन किसकी बात करेंगे? स्मॉल पार्टिकल, स्टडी ऑफ स्मॉल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एक्सेट्रा, है ना। तो जो स्मॉल पार्टिकल है, स्मॉल देखो कितना स्मॉल है बेचारा, इसका मास देखो तो इलेक्ट्रॉन का मास बचा कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg, है ना। उनकी स्पीड जब मैं बात करूंगा तो स्पीड काफी ज्यादा होगी। यहाँ पे अपन 100 किलोमीटर/आवर 120 किलोमीटर/आवर से ज्यादा नहीं जा सकते ना। चलो 150 कर लो, ज्यादा से ज्यादा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ तो जब स्पीड की बात करेंगे तो 10⁸ तक बात आ जाती है। तो बच्चों कहाँ पे 48 किलोमीटर/आवर या 50 किलोमीटर/आवर या 100 किलोमीटर/आवर, और कहाँ पे 10⁸, है ना, वो भी मीटर पर सेकेंड। आप सोच सकते हो, है ना, कितना बड़ा अमाउंट है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में अपन इसकी स्टडी करेंगे। तो आपको पता चल गया होगा कि मैकेनिक्स में कौन कौन सी 2 ब्रांच है, क्लासिकल और क्वांटम। तो अपन क्वांटम के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। चलो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये आज का पहला लेक्चर, ये थोड़ा बेसिक रहेगा। बेसिक के साथ कुछ थोड़ा सा ज्यादा इसमें पढ़ेंगे, और कल से ये चैप्टर अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब भैया जब भी अपन पढ़ते हैं तो अपन हिस्ट्री जरूर पढ़ते हैं किसी भी चीज की, क्योंकि आप ये हमेशा आपको आदत होनी चाहिए कि जब भी आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करो उसके बारे में आप पहले उसकी हिस्ट्री देखो कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्यों जरूरत पड़ी इसकी स्टार्ट करने की, है ना। देखो जैसे अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो ऑनलाइन क्लासेस चलाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भाई कोरोना वायरस है, महामारी है, इसलिए अपन बाहर नहीं जा सकते। तो जैसे ही जब क्लासिकल मैकेनिक्स मार्केट में थी, क्लासिकल मैकेनिक्स में खूब सारा अच्छा काम चल रहा था, तो क्या जरूरत पड़ गई इस क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ने की बच्चों? तो उसके बारे में पढ़ते हैं कि ओरिजिन कैसे हुआ। बच्चों ऐसे अगर आप लिंक करके चीजें पढ़ते रहोगे तो फिजिक्स में आपको फिर बता देता हूँ मुश्किल नहीं है। फिजिक्स आपसे टाइम मांगता है, फिजिक्स आपसे डेडिकेशन मांगता है, लेकिन अगर जिसने डेडिकेशन और टाइम दिया इसको, डेडिकेशन से इसको पढ़ा, उसने फिजिक्स ने कभी भी उसको धोखा नहीं दिया है ना। मैं बता दूं, पिछली बार आपके सीनियर है, उनमें से कुछ बच्चों के 10 में से 10 पॉइंटर भी है फिजिक्स में,
और कुछ बच्चे ऐसे जिनके 0 भी है ना। तो आप सोच सकते हो कि आप जो डेडिकेशन के साथ पढ़ेगा वो अच्छे पूरे में से पूरे मार्क्स लेके आ सकता है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो देखो ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, तो हुआ क्या, कैसे ओरिजिन हुआ इसका। तो देखो किसी भी, अगर मैं मैटर की बात करूँ या किसी भी मटेरियल की बात करूँ, कोई भी मेरे पास मटेरियल है, ठीक है बच्चों, तो देखा गया कि जो आपकी नेचर देखेंगे, किसके नेचर देखेंगे बच्चे बताओ, किस चीज के नेचर देखेंगे। अगर मैं बात करूं, एक बार थोड़ा सा, तो ओरिजिन की अपन बात करें, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था इसलिए रोकना पड़ा। तो अगर ओरिजिन की बात की जाए तो देखा गया कि जो आपके पास, अगर रेडिएशन की बात करूं बच्चों में, किसकी बात करूं, रेडिएशन की बात करूं, तो इस देखा गया कि रेडिएशन का नेचर कैसा है। रेडिएशन मतलब जैसे सन से आ रही है वो भी अपने पास रेडिएशन है, सनलाइट आ रही है, तो इसका नेचर देखा गया कि नेचर क्या है। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि जी इसका नेचर कैसा है, वेव नेचर है। तो हमने मान लिया, हम क्या बहुत भोले वाले इंसान है, मान लेते हैं जो भी कोई बता देता है ना। तो बोला गया कि वेव नेचर है, तो चलो ठीक है कि वेव नेचर है। तो आपने इंटरफेरेंस पढ़ा, वेव नेचर ने बोला कि बहुत अच्छा है, तो इंटरफेरेंस को क्या कर रहा है, सोल्व कर रहा है। इसके बाद देखा कि डिफ्रैक्शन, बिल्कुल डिफ्रैक्शन को भी सोल्व कर दिया किसने, वेव नेचर ने। फिर पूछा पोलराइजेशन, आने दो भाई, पोलराइजेशन को भी हमने समझा दिया। तो जैसे ही हमने किसी भी रेडिएशन का या किसी का अगर वेव नेचर माना उसको, तो उसका इंटरफेरेंस कि आप बताओ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो वेव थ्योरी बोली कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये क्या होता है। तो चलो ठीक है, इसके बाद एक बार और करते हैं, क्वांटम इफेक्ट। तो बच्चों वेव थ्योरी से उनके कोर्स उड़ गए और पता चला कि इन दोनों के बारे में ये वेव थ्योरी सोल्व नहीं कर पाई। तो एक अच्छी सी थ्योरी जो बताया गया कि ये वेव नेचर से सोल्व नहीं होंगे, ये किससे नेचर सोल्व होंगे, पार्टिकल नेचर से। तो क्या सर ये गलत है वेव नेचर? बिल्कुल गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, ये भी सही है और ये भी सही है ना। दोनों चीजें सही है, लेकिन अपनी अपनी जगह पे दोनों चीजें सही है। तो ये आपका पार्टिकल नेचर, तो ये दोनों चीजें किससे सोल्व होगी, पार्टिकल नेचर से सोल्व होगी। ये अपनी वेव थ्योरी है वो नहीं बता पाई थी, ये किसने बताया, फिर क्वांटम मैकेनिक्स में ये चीजें और सोल्व की गई। थ्योरी थी किसने दी थी, बता भी चुका हूं मैं, हाइगन्स वेव थ्योरी, पता होगा आपको, फर्स्ट चैप्टर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में मैंने बताया आपको। पार्टिकल नेचर की बात की कि पार्टिकल नेचर कि अगर इस रेडिएशन का अपन नेचर कैसा माने, पार्टिकल नेचर माने, तो इसने इस क्रॉम्पटन इफेक्ट को सोल्व कर दिया था बच्चों। अगर इस प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया तो देखा गया कि आपको स्टडी तो करनी पड़ेगी, है ना। और हुआ क्या कि अब इस पार्टिकल को छोटे छोटे फॉर्म में अपने को पढ़ना पड़ेगा। कि देखा गया कि कुछ स्मॉल पार्टिकल होते हैं, जब इसका पार्टिकल नेचर माना गया रेडिएशन का, तो देखा गया कि जो ये लाइट है या जो रेडिएशन है, ये स्मॉल पार्टिकल में क्या करती है, ट्रेवल करती है ना। या स्मॉल पार्टिकल के क्या होते हैं, पैकेट्स होते हैं बच्चों, और पैकेट्स में ये क्या करती है, ट्रेवल करती है। तो पूछा गया कि इन स्मॉल एनर्जी के स्मॉल पार्टिकल के जो पैकेट्स है उनको बोलते हैं क्या है अपन बच्चों। तो पूछा गया कि इनको बोला जाता है बच्चों क्वांटा। क्या बोलते हैं अपन इसको, क्वांटा। कि ये एनर्जी के पैकेट्स है जिसके अंदर स्मॉल पार्टिकल, इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल, और इनको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, क्वांटा। और इसी क्वांटा से अपने के पास जो नई ब्रांच आई वो कहाँ थी, ये बात। तो मैकेनिक्स की इस क्वांटा से ही अपन इस मतलब छोटे पार्टिकल के ऊपर अपन स्टडी करेंगे, उसी को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, क्वांटम मैकेनिक्स। तो आपको बड़ा बड़ा आइडिया लग गया होगा कि कहाँ से, क्योंकि रेडिएशन के वेव नेचर भी था, पार्टिकल नेचर भी था। वेव नेचर केवल इन प्रॉब्लम को सोल्व करवाया था। जब ये पूछा गया बच्चों कि ये क्या है, तो हाथ खड़े कर दिए उसने कि नहीं ये हमें पता नहीं है। तो एक साहब आए थे जिसका नाम आपको पता होगा, प्लांक साहब, है ना, मैक्स प्लांक। तो उन्होंने बताया कि पार्टिकल नेचर भी होता है, और उसके बाद ये क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हुआ। ठीक है बच्चों, जन्म हो गया क्वांटम मैकेनिक्स का। अब अपन थोड़ा सा आगे देखते हैं जन्म होने के बाद क्या हुआ। देखो ज्यादा
जितना अपने को जरूरी है अपन उतना ही, उससे थोड़ा ज्यादा पढ़ रहे हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि अपन में ब्रीफ करने लगे उतना ज्यादा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा पढ़ना है अपने को। तो ऐसा नहीं है कि अपन उसमें इतना ज्यादा निकल जाए आगे कि अपन भूल जाए कि एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो उसके हिसाब से अपने को देखना है। तो ओरिजिन देखने के बाद तो ये तो पता चल गया कि नेचर कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों। दो नेचर हो सकते हैं, एक आपका पार्टिकल नेचर और एक आपका क्या नेचर, वेव नेचर। तो रेडिएशन के कौन से कितने नेचर बच्चों, दो नेचर है, दोनों टाइप के नेचर है किसके, रेडिएशन के। तो पता चला लोगों ने, काफी लोगों ने, आपको पता है वेव थ्योरी हाइगन ने दे दी, मैक्स प्लैंक ने थ्योरी दे दी अपनी, है ना। सब थ्योरी देखने के बाद एक अच्छे से साइंटिस्ट थे, कौन थे साइंटिस्ट पता होगा आपको, डी ब्रोगली साहब। डी ब्रोगली साहब ने बैठ के देखा, है ना, जो काम चल रहा था सारा वो देख रहे थे, है ना, कि भैया कोई तो बोल रहा है कि वेव नेचर है, वेव नेचर से चीजें सोल्व भी हो रही है, किसी ने बोला कि ये पार्टिकल नेचर है और पार्टिकल नेचर से भी काफी चीजें सोल्व हो रही है। इसका मतलब क्यों ना अगर ऐसा कर दिया जाए, इसका दोनों नेचर है ना। तो डी ब्रोगली साहब ने बोल दिया कि भाई साहब ये जो लाइट है, ये जो रेडिएशन है, ये क्या है, ड्यूअल नेचर है। तो यहीं से इस ड्यूअल नेचर का क्या हुआ था, ओरिजिन हुआ था कि ये ड्यूअल नेचर है। तो कभी तो ये पार्टिकल की थी, अगर मान लो कोई भी मटेरियल है, अगर वो मोशन में है ना, मोशन में है, आपको पता है, अब पार्टिकल होगा, देखो उसके अंदर मास होगा, आपको पता चल गया कि उसके अंदर फोटोन है, तो उसके अंदर कुछ मास है ना, वो ट्रेवल कर रहा है, तो उसके साथ वेव नेचर अपने आप आ जाएगा। मतलब मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन है मान लो, अगर मैं इसको ट्रेवल कराऊंगा तो इसके अंदर अपने आप वेव नेचर आ जाएगा। और अगर कोई वेव है, इन्होंने ये बोला कि अगर कोई वेव है तो इसका मतलब वो पार्टिकल के फॉर्म में भी ट्रेवल करेगा, है ना। मतलब दोनों बोल दिया कि वेव है तो उसके अंदर पार्टिकल होगा, और अगर पार्टिकल है तो उसके अंदर वेव होगी, है ना। और इससे ही जन्म हुआ अपने किसके बच्चों, ड्यूअल नेचर का। तो डी ब्रोगली साहब ने बता दिया कि पार्टिकल नेचर भी होगा और वेव नेचर भी होगा। तो बताया गया कि प्रूव करके बताओ। देखो जब भी कोई भी नई चीज आती है तो पूछा जाता है कि आप इसे प्रूव करके बताओ, बोलने से काम नहीं चलेगा। तो बच्चों ठीक है, प्रूव करने में लगते हैं। तो एक नया वर्ड सामने आया इस क्वांटम मैकेनिक्स में ही, उस वर्ड का नाम था बच्चों मैटर वेव। देख सकते हो, मैटर मतलब कोई ना कोई मटेरियल होगा और आगे लगा दिया वेव, इसका मतलब दोनों का मिला जुला काम है ये मैटर वेव, है ना। पूछा गया कि मैटर वेव है क्या, क्या है ये मैटर वेव। मतलब इन्होंने सिंपल सी बात कही कि अगर कोई भी पार्टिकल मोशन में होगा तो उसके अंदर वेव नेचर आ जाएगा अपने आप, है ना। तो ये आपका क्या होगा, वेव नेचर होगा। तो दो साइंस इसमें मैटर वेव के बारे में सबसे ज्यादा किसने बताया अपने को, मैक्स प्लैंक साहब थे। तो मैक्स प्लैंक ने कहा कि जो एनर्जी है वो किसके रूप में ट्रेवल करती है, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में ट्रेवल करती है, और इसको अपन क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। तो पूछा गया कि कितनी एनर्जी, बोले जो भी एनर्जी होगी उसकी वो h टाइम h इंटू न्यू होगी। तो बोला गया कि यहाँ पे h क्या है, तो ये बोला कि ये जी प्लैंक साहब है, ये प्लैंक साहब ने दिया, तो इसका नाम क्या हो गया, प्लैंक कांस्टेंट, जो देगा उसी का नाम होगा। तो वैल्यू पूछी गई 6.63 इंटू 10 की पावर -34, यूनिट जरूर लिखना, फिजिक्स पढ़ रहे हो, जूल सेकेंड, ठीक है। न्यू पूछा गया बच्चों, कई जगह देखो अलग अलग है, कहीं पे एफ दिया होगा आपको, कहीं पे एन दिया होगा, कहीं पे न्यू दिया होगा। मैं न्यू यूज कर रहा हूँ फ्रीक्वेंसी का, आप इसे कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, किसकी फ्रीक्वेंसी है, जो लाइट आ रही है उसकी, इंसिडेंट लाइट की क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो ये मैक्सवेल साहब ने बोल दिया कि ये जो इतनी एनर्जी, अगर फोटोन है तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी, इतनी एनर्जी होगी उसके पास। तो आइंस्टीन साहब बैठे बैठे देख रहे थे कि भैया एनर्जी की वैल्यू तो हमने भी निकाली है, कौन सी वैल्यू निकाली है, कि हमने भी तो काम किया है एनर्जी पे, इतना सारा काम किया है, m/c², कि अगर लाइट जा रही है स्पीड ऑफ लाइट से तो उसके अंदर कितनी एनर्जी होगी, mc²। ये बोला कि ये भी एनर्जी है, बोले कि ये भी तो एनर्जी है। दोनों लड़ने लगे तो बोला कि दोनों को समझाया गया कि एनर्जी दोनों की, एनर्जी तो दोनों है, तो क्यों ना दोनों को इक्वल कर दिया जाए। तो दोनों को बोल दिया गया कि आप बिल्कुल भी लड़ो मत, देखो तुम दोनों एनर्जी E = h और mc², ठीक है। तो कहा कि दोनों का यूज करेंगे अपन,
अगर मैं पहले इक्वेशन इस इक्वेशन का यूज करूं बच्चों, थोड़ा सा तरीके से यहाँ से स्टार्ट कर दूं तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। समझ में तो वैसे भी आ जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो कि इक्वल टू mc²। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 किसने दिया? आइंस्टीन साहब ने। इक्वल टू h न्यू किसने बताया? प्लांक साहब ने। तो दोनों की इक्वेशन को पढ़ेंगे बच्चों का और कुछ रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस मैटर वेव को तो आपको मैंने बता दिया कि अगर कोई भी पार्टिकल मोशन में होगा तो उसके साथ जो वेव एसोसिएट होगी उसी को अपन क्या बोलते हैं? मैटर वेव बोलते हैं, है ना। किसी मोशन में पार्टिकल है उसके साथ जो वेव होगी या वेव नेचर होगी उसी को अपन मैटर वेव बोलते हैं। तो देखो इक्वेशन 1 का यूज करता हूं मैं, क्या करूं? इक्वेशन 1 का यूज करूं। ठीक है, इक्वेशन 1 से वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूं m की। क्या m इक्वल टू E/c² हो सकता है बच्चों? हो सकता है, बिल्कुल। अगर m इक्वल टू E/c² हो सकता है। अब आप बताओ, अगर मैं मोमेंटम आपने पढ़ा है काफी बार मोमेंटम मैंने, क्योंकि जो लाइट वेव ट्रेवल कर रही है उसका मैं मोमेंटम निकालना चाहूँ तो मोमेंटम होता है बच्चों मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है बच्चों? मास इनटू वेलोसिटी। लेकिन मैं मोमेंटम किसका निकाल रहा हूँ? स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहा है। अगर कोई पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहा है तो उसका मोमेंटम p कितना होगा? उसका मास और स्पीड ऑफ लाइट c, यही होगा। तो बच्चों यहां से अगर मैं मास निकालने की कोशिश करूं, मास की वैल्यू, तो p/c। क्या बच्चों सही है? सही है, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। तो क्यों ना ये जो m की वैल्यू है, ये भी तो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहा है, तो ये भी इसके इक्वल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। तो इस इक्वेशन को, इक्वेशन 3 को और 4 को अगर कंपेयर किया जाए तो क्या ऐसा लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना। तो क्या एक c से एक c काट दूं तो p इक्वल्स टू E/c। ठीक है बच्चों, अब p इक्वल टू आ गया आपके पास E/c और आपको एक पता है कि E इक्वल्स टू क्या होता है? h न्यू। तो h न्यू इसमें पुट कर दो तो p इक्वल्स टू E की जगह क्या पुट कर दो? h न्यू/c। ठीक है बच्चों, लेकिन ये देखते ही आपके दिमाग में एक फॉर्मूला और आया होगा कि ये जो न्यू ये है, क्योंकि आपको पता है कि न्यू इक्वल्स टू क्या होता है? बताओ बच्चों, न्यू इक्वल्स टू क्या होता है? c/λ, है ना। यही तो होता है, क्योंकि c इक्वल्स टू क्या होता है? न्यू लैम्डा। यही पढ़ते हैं अपन, c इक्वल्स टू n λ पढ़ते हैं अपन, c इक्वल्स टू n λ। तो अगर मैं इसकी जगह वैल्यू पुट कर दूं, इस न्यू की जगह वैल्यू पुट कर दूं c/λ, तो c से c कैंसिल हो जाएगा और लैम्डा अपॉन में आ जाएगा, तो p इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों? h/λ। और अगर लैम्डा की वैल्यू निकालूं बच्चों तो h/p। तो अपन ने क्या किया? उस मैटर वेव की जिसकी स्टडी कर रहे थे उसकी सारी वैल्यू अपने उसकी हिस्ट्री खोल के रख दी है, क्योंकि उसकी एनर्जी में पता है उसकी एनर्जी कितनी है, उसका मोमेंटम कितना है अपने को ये भी पता है, और उसकी वेवलेंथ कितनी है। उस मैटर वेव की अपन ने वेवलेंथ निकाल ली, उस मैटर वेव की वेवलेंथ कितनी आ गई? लैम्डा इक्वल्स टू h/p। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट थोड़ा सा फॉर्मूला है जो इस क्वांटम मैकेनिक्स में आपके काम आएगा। तो आज के लेक्चर मैंने आपको क्या बताया, मैं आपको बता दूं दोबारा एक बार। क्वांटम मैकेनिक्स है क्या, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, क्लासिकल और उससे क्वांटम कैसे अलग है, उसके बाद अपन ने पढ़ा था ड्यूअल नेचर, किसने बताया था? डी ब्रोगली ने। उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स में मैटर वेव पढ़ा है, मैटर वेव में बेसिक चीजें, और आपके पास ये फॉर्मूला आ गया लैम्डा इक्वल्स टू h/p। ये देखो, इन दोनों इक्वेशन से आप और आसान तरीके से भी निकाल सकते हो, यानी कि यही तरीका आप फॉलो करो, ये सबसे अच्छा है। देखो आपको और भी कोई तरीका अच्छा लग सकता है, और वो तरीका आप फॉलो करके इस m की वैल्यू निकालो, e की जगह h न्यू पुट करो, या कोई भी तरीका आप यूज करोगे, बस आपका ये डेरिवेशन लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो बचा हुआ पार्ट अपन कहाँ पढ़ेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, है ना। घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। ठीक है, थैंक यू।